सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माई नेम इज सचिना एंड आई डन माई मास्टर्स इन फिजिक्स। सो देखो, आप अगर आप हमारी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो डू वन थिंग, एक काम आप ज़रूर कीजिए। वीडियो के नीचे देखेंगे तो इस तरीके से आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद साइड में अगर देखेंगे तो इस तरीके से आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा। बेल आइकन को क्लिक करके आप ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। इससे होगा क्या, हमारी जितने भी वीडियोस है वो सारी की सारी ऑन टाइम आपको मिलती रहेंगी एंड कोई भी वीडियो जो है वो आपकी मिस नहीं होगी। एंड वन मोर थिंग, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। इस तरीके से उसका लोगो दिखाई देगा, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। उस ग्रुप में आपको डेली हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। जो भी हम वीडियो में पढ़ते हैं, जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। साथ साथ में डीपीपीज एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, टाइप्ड नोट्स भी मिलेंगे एंड हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखते हैं, देखो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे। अब ये देखो, आज हम क्या कर रहे हैं, क्लास 9th का हम एक चैप्टर कर रहे हैं। नाम क्या है, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, देखो क्या करते हैं। अब ये देखो, क्लास चैप्टर नंबर 3 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारा कोई भी मैटर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो बने होते हैं एटम्स के बने होते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में देखो, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी कि यहाँ पे मैटर जिस चीज़ का बना हुआ है एटम का, उस एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सही में एटम के अंदर चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो यही सब लिखा हुआ है। हमने चैप्टर 3 में ये पढ़ा था कि जो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी मैटर के। लेकिन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर्स ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग देम। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर है वो किसकी वजह से, मैटर एक दूसरे से अलग क्यों है, बिकॉज उनके जो एटम्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या है, एक दूसरे से अलग है। तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, देखो क्या क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो क्या क्वेश्चन है, देखो कि एक एलिमेंट का एटम और दूसरे एलिमेंट का एटम, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इनके अंदर क्या ऐसी चीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से ये दोनों डिफरेंट है। जैसे गोल्ड का एटम और सिल्वर का एटम, इन दोनों में ऐसे क्या डिफरेंस है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्या सही में हमारे जो एटम्स है वो इनडिविजिबल है, मतलब कि एटम से छोटी और कोई चीज़ नहीं हो सकती क्या, जैसा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बोला गया था। उन्होंने क्या बोला था कि एटम जो है इनडिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या सही में एटम्स जो है इंडिविजिबल है, या फिर इनसे भी कोई छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एटम के अंदर होती हैं, है ना। इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो दो क्वेश्चन अराइज हुए, फिर इनके लिए इनका आंसर फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी सारी स्टडीज़ की गई, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और काफ़ी सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अपने मॉडल्स दिए। ठीक है, कि एटम जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। कोई दूसरे साइंटिस्ट ने उन्होंने बोला कि एटम जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अपने मॉडल्स प्रोवाइड किए। तो उन सारे मॉडल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड ये देखो, अ मेजर चैलेंज before the scientist at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties। तो सबसे ज़्यादा मेजर चैलेंज जो साइंटिस्ट के पास में था बिफोर द 19th century, वो क्या था कि वो किस तरीके से किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाए, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो बताएं, एंड उसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है वो कैसे बताएंगे। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट, अब देखो आगे देखो, वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब ये देखो कि एटम जो है
एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो उसका सबसे पहला एविडेंस कब मिला था, जब पढ़ा गया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सबने सुना है, तो जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा गया तो यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट इंडिकेशन मिला कि शायद एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे देखो इसी के बारे में देख लेते हैं एक बार। हाँ, अब देखो चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। ठीक है, इसके लिए देखो एक एक्टिविटी दी गई है ड्राई कोम्ब वाली, ये आपने सुनी भी होगी पहले कि आप कोम्ब लेंगे, उसको अपने ड्राई हेयर से रब करेंगे। ठीक है, रब करने के बाद में आगे कुछ टाइनी पीसेस रखो, छोटे छोटे टाइनी पीसेस ऑफ पेपर रखो और उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे कोम्ब से, तो वो सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये आपने चीज़ पहले कर भी रखी होगी। अब क्वेश्चन क्या बनता है, देखो कि जो टाइनी पीसेस ऑफ पेपर से ये अट्रैक्ट हुए क्यों, है ना, ये हुए क्यों। तो यहाँ से एविडेंस मिला था कि यहाँ पे ज़रूर हमारा जो कोम्ब है वो क्या हो गया था, चार्ज हो गया था हमारा कोम्ब, और उसे चार्ज होने की वजह से उसने टाइनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया, है ना। इतना अच्छे से समझ में आया। देखो अब क्वेश्चन क्या बनता है, चार्ज तो कर लिया, लेकिन ये जो चार्जेस हैं वो आए कहाँ से होंगे, है ना, आए भी तो कहीं से होंगे ना। तो ये जो चार्ज है ये आया कहाँ से, वेयर डज द चार्ज कम फ्रॉम। ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। देखो क्या लिखा हुआ है, यहीं से हमें ये आइडिया मिला था हमें कि एटम जो है वो हमारा इनडिविजिबल नहीं है, बल्कि वो भी डिविजिबल है। मतलब कि उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं और उन चीज़ों को क्या बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स उनको बोलेंगे। यानी कि यहाँ से कंक्लूजन क्या बना है कि एटम के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो अभी क्या है, उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स के बारे में स्टडी होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, मेनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। मीनिंग क्या हुआ कि काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी सारा अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और उन्होंने ये रिवील किया कि जो एटम है उनके अंदर काफ़ी सारे चार्ज पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट वाज known by 1900 the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है कि 1900 तक के टाइम तक ये पता चल चुका था कि एटम के अंदर कम से कम एक सब अटोमिक पार्टिकल तो होता ही है और उसे बोलते क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। तो ये याद रख लोगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किन्होंने किया था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, जे थॉमसन। इसको याद रखोगे बिकॉज 1 मार्क क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किसने किया था। तो आंसर विल बी जे थॉमसन। इतना अच्छे से समझ में आया। देखो अब इसके बाद देखो, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, मतलब इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफाई करने से पहले भी ई गोल्डस्टेन कोई साइंटिस्ट है, इन्होंने 1886 में डिस्कवर किया था कि जो गैसेस होती हैं, जो गैस डिस्चार्ज होता है, यानी कि जो गैसेस होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, कुछ रेडिएशंस निकालती हैं, वो कुछ रेडिएशंस एमिट आउट करती हैं और उन रेडिएशंस को क्या बोला जाता है, कैनाल रेज। ठीक है, और ये जो कैनाल रेज है ये आपको ध्यान में रखना है, ये कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, और जब ये पता चला कि ये जो कैनाल रेज है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नेगेटिव चार्ज है ही उन पे, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्ज जैसी भी चीज़ें होती हैं जो कि एटम के अंदर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इससे एक और दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता लगा था जिसका नाम क्या दिया गया था बाद में, प्रोटॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया जिसपे नेगेटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन हो गया जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहीं से देखा गया, देखो दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइड टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो नया पॉजिटिव चार्ज निकला था, इसमें चार्ज जो है वो मैग्नीट्यूड में, अमाउंट में तो सेम रहेगा जितना कि इलेक्ट्रॉन पे रहता है, लेकिन चार्ज दोनों का ऑपोजिट रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन पे कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। उसके बाद आता है उनके मास के बारे में बात की जाती है कि मास ऑफ
प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद उनका साइन कैसा है, इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं E- से एंड प्रोटॉन को शो करते हैं P+ से। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आया, ये हो गया। और ये ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन है उसका मास कुछ होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जब इलेक्ट्रॉन के मास को देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास जो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो काफ़ी छोटा होता है उसको मास को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं कई जगह पे। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आया। हम देखो, इट सीम्ड दैट, और बाद में यही पता चला कि जो हमारा एटम है वो इन्हीं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ठीक है, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। ये देखो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा एटम है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से बना हुआ है, यानी कि एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे, और वो अपने नंबर में इस तरीके से होंगे कि दोनों एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर दे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा एटम है वो ओवरऑल कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, ओवरऑल उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, बिकॉज कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इतना अच्छे से समझ में आया। अब देखो, यही है फिर इसी के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आगे काफ़ी सारे मॉडल्स आए थे, काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी सारे मॉडल्स दिए थे। तो ये जो मॉडल्स है ये अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप ये सारा रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।